दोस्तों एक ऐसी एडटेक कंपनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉलर मैसी हो, जिसने इंडियन क्रिकेट टीम और फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया हो और जिसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर यानी कि 1,83,000 करोड़ रुपए हो, जिसमें काम करने वाले 58,000 कर्मचारी करीब 15 करोड़ यूजर्स को मैनेज कर रहे हो, उस कंपनी को आखिर क्यों बंद होना पड़ा? दोस्तों आखिर क्या कारण थे कि बाइजू जैसी जाइंट एडटेक कंपनी को हैवी डाउनफॉल का सामना करना पड़ गया? दोस्तों ये सारे कारण और बाइजू की पूरी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। दोस्तों साल 2013 की एक शाम दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम करीब 14,000 लोगों से खचाखच भरा था। और मजे की बात तो ये है कि इतने सारे लोग ना तो किसी सिंगर का गाना सुनने आए थे और ना ही किसी बॉलीवुड स्टार की एक्टिंग देखने। दरअसल इतने सारे लोग आए थे एक चमत्कारी टीचर से गणित पढ़ने, हाँ मैथ्स पढ़ने। और ये चमत्कारी टीचर थे बाइजू रविंद्रन, जिन्होंने टीचिंग पर मास्टरी कर ली थी और अपनी इसी आर्ट से उन्होंने 22 बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आज की ये स्टोरी बाइजू रविंद्रन से शुरू करते हैं। बाइजू रविंद्रन का जन्म 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। रविंद्रन को बचपन से ही दो चीजों का बड़ा शौक था, एक तो स्पोर्ट्स का और दूसरा मैथमेटिक्स का। साल 1980 और 90 के दशक में भारत के हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को दो चॉइस दी जाती है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर। रविंद्रन ने चुना इंजीनियरिंग को और साल 2000 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 से एक शिपिंग फर्म में काम करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रविंद्रन की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। उनके कुछ दोस्त थे जो आईआईएम में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन आईआईएम में एडमिशन लेने से पहले कैट का एग्जाम क्लियर करना होता है। तो दोस्तों ने रविंद्रन से पूछा कि क्या तैयारी में उनकी मदद करोगे? तो रविंद्रन ने स्वीकार कर लिया और 12 लोगों को पढ़ाया, जिनमें से 4 का सिलेक्शन हो गया। और रविंद्रन ने खुद भी एग्जाम दिया था, तो रविंद्रन ने स्कोर किया 100%। अब 100% स्कोर करने वाले स्टूडेंट के पास देश के सभी आईआईएम से कॉल आने लगे, लेकिन उन्होंने किसी भी आईआईएम को ज्वाइन नहीं किया और अपनी नौकरी शिपिंग फर्म में जारी रखी। फिर साल 2005 में एक बार फिर रविंद्रन ने कैट का एग्जाम दिया और फिर से 100% स्कोर किया और दूसरी बार 100% स्कोर करने की वजह से पूरे देश में रविंद्रन को कैट टॉपर के नाम से लोग जानने लगे और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट की लाइन लग गई। कुछ ही टाइम में रविंद्रन को रियलाइज हुआ कि उन्हें टीचिंग बहुत पसंद है और वे अपनी पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं। 2006 में उन्होंने एक छोटी सी क्लास से शुरुआत की, बाइजू क्लासेस फॉर कैट, लेकिन बहुत ही जल्दी क्लासेस एक ऑडिटोरियम में कन्वर्ट हो गई जहां 1200 स्टूडेंट बैठकर पढ़ने लगे। दोस्तों बाइजू की क्लासेस प्रीमियम मॉडल पर होती थी, मतलब पहली क्लास फ्री और दूसरी क्लास पेड होती थी। दोस्तों बाइजू क्लासेस में भीड़ की जो मेन वजह थी वो थी बाइजू रविंद्रन का पढ़ाने का तरीका, जो कि एकदम प्रैक्टिकल था। वे रट्टा मारने पर भरोसा नहीं रखते थे। वे चाहते थे कि स्टूडेंट को सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, जिससे कभी भी किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उनके इसी तरीके की वजह से यदि 10 लोग पहली क्लास फ्री पढ़ रहे हैं तो उनमें से 9 लोग रजिस्ट्रेशन डन करवा लेते थे और पेड क्लास के लिए एग्री हो जाते थे। देखते ही देखते उनका ये मॉडल 4 शहरों में, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई में एक्सपेंड हो गया। इन्हीं क्लासेस के दौरान उनकी मुलाकात हुई कई टैलेंटेड स्टूडेंट से और उनकी भविष्य में होने वाली वाइफ दिव्या गोपीनाथ से, जो आगे चल के बाइजू की पेरेंट्स कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर बनी और कुछ अच्छे स्टूडेंट बाइजू में एम्प्लॉय भी बन गए। 2009 तक रविंद्रन ने बाइजू क्लासेस को 9 शहरों में एक्सपेंड कर दिया था। वो दिन रात काम करते और हर हफ्ते हर शहर में क्लासेस लेते थे। ट्रैवलिंग के दौरान भी वे अपनी कंटेंट को ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा एंगेजिंग बनाने में काम करते रहते। दोस्तों उनकी क्लास में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि वहाँ डाउट पूछना पॉसिबल ही नहीं था, तो वे कोशिश करते थे कि बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए कि उनके मन में डाउट रहे ही ना और बच्चों को उनके सारे सवालों का जवाब पहले ही मिल जाए। और बाइजू रविंद्रन ऐसा कर भी पाए। इसलिए देखते ही देखते बाइजू क्लासेस की डिमांड कई और शहरों से भी आने लगी, लेकिन इनके लिए सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था और 24/7 काम कर करके रविंद्रन अब थक चुके थे। इसीलिए रविंद्रन ने बाइजू को अब डिजिटलाइज करने का फैसला लिया। 2009 में इन्होंने वीसेट नाम की एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करके अपने लेक्चर्स को 15 सिटीज में ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया और इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ ही वे एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी की नींव रख चुके थे। 2011 में इन्होंने अपनी इस क्लासेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड थिंक एंड लर्न को स्टेब्लिश किया। पूरे देश से सबसे शानदार टीचर्स की एक टीम बनाई और सबसे इम्पोर्टेंट, बाइजू ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ले ली। उस समय इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल जाने वाले स्टूडेंट थे। रविंद्रन को यह समझ आ गया कि अगर उन्हें इन सब तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा और 2013 में फंडिंग जुटा के ऐप डेवलप करना चालू कर दिया। बाइजू ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड अलग
अलग अलग होती है। उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट वीडियोस के माध्यम से अच्छा समझ पाते हैं, कुछ पीडीएफ या टेक्स्ट के माध्यम से, और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसलिए बायजू ने ये सारी अप्रोच अपने एक ऐप में डाल दी और स्टूडेंट जिस स्पेस में कंफर्टेबल थे उन्हें वैसा पढ़ाने लगे। बायजू को पता था कि स्टूडेंट ऑलरेडी फोन में गेम्स और मूवी में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई में तभी आएगा जब एजुकेशन की क्वालिटी गेम्स और इंटरटेनमेंट कंटेंट के सिमिलर हो। इसीलिए बायजू ने एक्सपर्ट टीचर, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, 3D डिजाइनर और इवन प्रोफेशनल म्यूजिशियन को भी हायर किया अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ द बायजू लर्निंग ऐप के अलावा बायजू टैबलेट्स और SD कार्ड प्रीलोडेड कंटेंट के साथ देते थे, जिसका पूरे देश में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और देखते ही देखते बायजू को बड़ी बड़ी फंडिंग मिलने लगी। करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजू का अब एक ही एम बचा था, सेल्स। बायजू ने कई इंजीनियर और ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक एग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। इनकी सेल्स प्रोसेस काफी क्लेवर थी। इसकी शुरुआत होती थी बायजू के टीवी एड से। पेरेंट्स बायजू का एड देखते और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते। उसके कुछ दिन बाद बायजू का एक सेल्समैन उन्हें कॉल करता और उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेता, चाहे फोन कॉल में चाहे उनके घर जाकर। बात करते वक्त सेल्समैन पहले उस बच्चे से बात करता और उसके मूड को समझ जाता कि उसे क्या बनना है। फिर एक ऐसा सवाल करता जो उस बच्चे से ना बने और बच्चे के जवाब ना दे पाने पर पेरेंट्स को समझाता कि आपके बच्चे का फ्यूचर डार्कनेस में है। और इस प्रकार के इमोशनल तरीके से वो अपनी सेल क्लोज करवा लेता था। और यदि कोई पेरेंट्स इस इमोशनल ट्रिक से नहीं मान रहे हैं तो उन्हें लालच देते, जैसे कुछ % डिस्काउंट का या स्कॉलरशिप का, और कैसे भी करके बायजू के ये क्लेवर सेल्समैन अपनी सेल क्लोज कर लेते थे। इस पूरी सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी वो होता था इनका टैबलेट, जिसे वो स्टूडेंट भी अपने पास रखना चाहता था। और इस पूरी सेल में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता था वो था इनका टैबलेट। और इस सेल्स मॉडल की वजह से बायजू बुलेट की रफ्तार से ग्रो करने लगा। 2018 में $1 बिलियन प्लस के वैल्यूएशन के साथ बायजू इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजू की ग्रोथ स्पीड को और बूस्ट कर दिया, कोविड-19। और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर होना ही पड़ा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बायजू ने कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस फ्री कर दी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपने पास ला सकें। इस स्ट्रेटजी के चलते बायजू का ऐप यूजेज 60% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देखते ही देखते कुछ दिनों का लॉकडाउन अब महीनों में बदल गया और इसीलिए ई लर्निंग का या ऑनलाइन लर्निंग का एडॉप्शन भी तेजी से बढ़ने लगा। एडटेक कंपनी की इस ग्रोथ को देखते हुए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगे और करोड़ों रुपए आसानी से कमाने लगे। बायजू को मिली इन हजारों करोड़ की फंडिंग के साथ बायजू ने एक के बाद एक अपने से छोटे एडटेक स्टार्टअप को खरीदना, बहुत महंगे दामों में खरीदना शुरू कर दिया और कई सारी भारतीय और कुछ अमेरिका की एडटेक कंपनियों को उनसे महंगे दामों पर खरीद लिया। और कुछ कंपनियों को खरीदने के लिए बायजू को बैंक लोन भी लेना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज तब बनी जब बायजू ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया। और ये न्यूज बड़ी इसलिए थी क्योंकि एक 5 साल पुरानी कंपनी बायजू ने एक 33 साल पुरानी एडटेक ज्वाइंट कंपनी आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया था। अब मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉयज और $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजू कंपनी पीक पे पहुंच चुकी थी। लेकिन बायजू कंपनी की प्रॉब्लम्स अब शुरू होती हैं जब लॉकडाउन खत्म होने का अनाउंसमेंट होता है और बच्चे और पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ाकर बोर हो चुके होते हैं। अब सब फिजिकली स्कूल और ऑफलाइन क्लासेस में जाकर पढ़ना चाहते हैं और लोगों का देखते ही देखते इस तरीके से घर में बैठकर ऑनलाइन स्टडी करने से रुझान गिरने लगता है। और इस सब के कारण बायजू की सेल गिरने लगती है, जिससे एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर भी बनाया जाता है और एम्प्लॉयज़ हर किस्म का तरीका अपनाकर सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज करने की कोशिश में लग जाते हैं। और इस प्रेशर के कारण कई सेल्समैन ने अपनी सेल क्लोज करने के लिए अपनी जेब से 15,000 डाउन पेमेंट कर दी। इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान होकर 2022 में बायजू की एक अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि $200 मिलियन इन्वेस्ट करके अलग अलग सिटीज में 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर खोलेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने की पूरी मुहिम शुरू की थी, आखिर उसी कंपनी को ऑफलाइन क्यों जाना पड़ रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि बायजू को अब उनके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर नहीं मिल रहे थे। बायजू ने सोचा था कि एक बार ऑनलाइन की आदत लग जाएगी तो फिर लोग इसी के दीवाने हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक प्रॉब्लम से बायजू अभी उभरा ही नहीं था कि और भी कई सारी प्रॉब्लम्स बायजू के सामने आने लगी, जैसे उनके IR से संबंधित और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित।
उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से समझ में आया कि दरअसल बायजू एक एड टेक कंपनी थी ही नहीं, वो एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट से बायजू का कड़वा सच सामने आ चुका था। इसी दौरान बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बायजू ने हजारों एम्प्लॉयज को फायर करना चालू कर दिया। ईपीएफओ डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक कंपनी में अराउंड 58,000 एम्प्लॉयज थे, लेकिन जून 2023 तक एम्प्लॉयज का नंबर घटकर आधा हो गया। और जले पे नमक छिड़कने के लिए अक्टूबर 2023 में ईडी ने बायजू पे 9,000 करोड़ की फेमा वायलेशन के आरोप लगाते हुए नोटिस इशू कर दिए। इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बायजू की वैल्यूएशन भी क्रैश करते जा रही थी और 2024 में बायजू की वैल्यूएशन केवल $225 मिलियन पे आके गिर गई। मतलब $22 बिलियन की पीक से उनकी वैल्यूएशन 99% गिर चुकी थी। भारतीय करेंसी में देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन करीब 1,80,000 करोड़ रुपए कम हो चुकी थी। आज के दिन बायजू ने अपने बेंगलुरु ऑफिस को छोड़कर इंडिया के बाकी सभी ऑफिस को खाली कर दिया है। उनके लिए ई लर्निंग के पेड कस्टमर्स को एक्वायर करना बेहद मुश्किल हो गया है और उनके ऑफलाइन ट्यूशन ने तो कभी पिकअप ही नहीं किया था। और फाइनली आकाश को छोड़कर बायजू ने जिन स्टार्टअप्स को खरीदा था वे सभी लॉस में हैं। इस सब के चलते बायजू ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है और बायजू के फ्यूचर में केवल एक चीज दिख रही है, डार्कनेस। बायजू के इस डाउनफॉल से क्लियर है कि बायजू कंपनी आई तो थी इंडिया के एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने, लेकिन उसके कोर में ही एजुकेशन नहीं था। उन्होंने पैसे की भूख के कारण अपनी सेल्स टीम को एग्रेसिव बनाया और खूब सारे पैसे छापने की कोशिश की, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इन पैसों को सही तरीके से सही रास्ते में यूज कैसे किया जाए। उनके कोर में था केवल ग्रोथ और वैल्यूएशन का एडिक्शन और यही उनके डाउनफॉल का मेन कारण बना। दोस्तों, बायजू की ये स्टोरी अगर आसानी से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज और, यदि आप भारत के अनमोल सितारे राजीव दीक्षित के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उनके पूरे जीवन के बारे में जान सकते हैं।